ISQ1 के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे कि ISQ1 में क्या है। बेसिकली अभी इसके मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, तो उसको जो है ना, क्या नाम है, बताने के लिए मैंने ये पिक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने अभी तक सिर्फ इसके तकरीबन दो कंपोनेंट को रीड किया है। एक ही कंपोनेंट को रीड किया है, वो है सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। तो मैंने बस उस पर ही नोट्स बनाए। अभी इसके तकरीबन 8 कंपोनेंट जो सिस्टम के होते हैं वो अभी नहीं बनाए मैंने, उस पर नोट्स नहीं बनाए। हम ये स्टैंडर्ड है क्या, ISQ1? उसका नाम है क्वालिटी मैनेजमेंट परफॉर्म, जो परफॉर्म करती है ऑडिट, रिव्यू और अदर एश्योरेंस सर्विस हो या उससे रिलेटेड कोई भी एश्योरेंस हो। मतलब ये है कि सिंपल हमारे पास कोई भी हमारे इंश्योरेंस सर्विस हो या नॉन इंश्योरेंस सर्विस हो, कोई फर्म देती है, तो उस इंश्योरेंस या नॉन इंश्योरेंस सर्विस को बेहतर बनाने के लिए फर्म को क्या करना चाहिए, किस तरह से उसकी क्वालिटी जो है ना इम्प्रूव करनी चाहिए, उसके ऊपर ये एक स्टैंडर्ड दिया गया है, यानी कि आयजा वालों ने। तो इस स्टैंडर्ड का जो है ना, हमारे पास स्कोप इतना ज़्यादा नहीं है। स्कोप में सिंपल ये बोल रहा है कि फर्म जो है ना रिस्पॉन्सिबल है कि एक सिस्टम बनाए क्वालिटी मैनेजमेंट का, सिस्टम को बनाए भी, और उस सिस्टम के तहत पहले सिस्टम उसने डिज़ाइन किया, फिर इम्प्लीमेंट किया, फिर ऑपरेट किया। अच्छा, इस 3 वर्ड का ना यहाँ पर बहुत बड़ा जो है ना हमारे पास मतलब डिज़ाइन, और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद ऑपरेट। इसका मतलब ये है कि एक फर्म ने जो है ना, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम, इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी बनाया है इन तीनों चीज़ों पे ना, कि इन तीनों चीज़ों का क्या मतलब है। इसका एग्जांपल मैं सिंपल ऐसे दे सकता हूँ कि डिज़ाइन इम्प्लीमेंट ऑपरेट का, कि एक फर्म में जिसमें जो है ना क्वालिटी के बहुत सारे इश्यूज है, जैसे कि रिव्यू प्रॉपर ही नहीं होते, और हमारे पास जो है ना कोई यानी कि कोड ऑफ एथिक्स के तहत कोई उस पर गाइडेंस किसी को कोई नहीं पता था। जब क्लाइंट पे कोई जाता है तो उसकी ना इंडिपेंडेंस चेक की जाती है ना कुछ। तो इस तरह के बहुत सारे मसले हैं। अब इस मसलों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें एक सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब सिस्टम डिज़ाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर एक वर्ड यूज़ होता है जब सिस्टम हम डिज़ाइन करते हैं। तो ये जो सिस्टम डिज़ाइन होता है ना, ये हमारे पास पैरा नंबर 7 में लिखा हुआ है कि जो ये सिस्टम हम डिज़ाइन करें, रिस्क बेस्ड अप्रोच के तहत हम डिज़ाइन करेंगे सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जो हमने पहले हमारे पास पता चला कि ये चीज़ें हो रही है, इसकी वजह से रिस्क कौन से यानी कि हमारे पास ट्रिगर होंगे, तो उसके बेसिस पे हमें वो सिस्टम डिज़ाइन करना है, रिस्क के बेस पे। अब रिस्क अगर हमें मिल गए तो उस रिस्क को रिजॉल्व भी करना है। तो इम्प्लीमेशन में वो आ जाएगा हमारे पास। उस जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई किया, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई प्रोसीजर पॉलिसीज़ बनाई होगी। जैसे कि इंडिपेंडेंट का मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास क्या है कि हमारी फर्म में जो है ना, ये चेक नहीं किया जाता कि जो भी हमारे पास न्यू क्लाइंट आता है, जो उस पर टीम मेंबर जा रहे हैं, वो उनकी इंडिपेंडेंस चेक ही नहीं की जाती। क्या उनके पास शेयर्स हैं या इस तरह के कोई लिंक है, ये कोई चीज़ चेक नहीं की जाती। तो इसमें रिस्क है हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स के इंडिपेंडेंस का, तो सेल्फ यानी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी आ सकता है, और हमारे पास जो ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल को हिट करेगा। अब इसके लिए हमने, ये हमारा रिस्क है ना, अब इसको इम्प्लीमेंट, इस रिस्क को जो है ना, इसके लिए हम रिस्पांस इम्प्लीमेंट करेंगे। और रिस्पांस इम्प्लीमेंट करने का ये है मतलब सिंपल, कि हम अपने फर्म में एक पॉलिसी बना लें, जब भी कोई ऑडिट क्लाइंट आए हमारे पास, तो जो भी हमारे ऑडिट ट्रेनीज है ना, उसके पास एक फ़ाइल चली जाए ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू, कि आप उस फाइल में बेसिकली एक टेम्पलेट होना चाहिए ना, एक्सेल का टेम्पलेट हो या ओरिजिन ऑनलाइन एक टेम्पलेट हो, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन हो कि जैसे कि एक फिल इन ब्लैंक्स का की तरह हो ना। यानी कि वहाँ पर है कि क्या आप यहाँ पर इस कंपनी के शेयर, आप यानी कि आपके पास हैं इस कंपनी के शेयर्स, या आपके किसी रिश्तेदार के पास कंपनी के शेयर हैं। इस तरह की कोई वहाँ पर एक जो है ना डायलॉग बॉक्स आने चाहिए सिंपल उस फाइल के अंदर, जो उस ट्रेनी या जो वहाँ पर असाइन हो रहा है कोई भी टीम मेंबर, वो फिल करे। फिर वो सारे के सारे फॉर्म्स जो फिल किए हैं ट्रेनी, वो एचआर प्रॉपर ही रिकॉर्ड रखे। अब इस यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें निकाली। एक तो उसने जो है ना एक प्रोसीजर टेम्पलेट डिज़ाइन किया, टेम्पलेट मिल गया हमें।
फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया, ट्रेनिंग्स को वो क्या नाम है टेम्पलेट दे दिया, ये इम्प्लीमेंट हो गया। अब ऑपरेट का मतलब ये है कि फिर एचआर जो है ना उसका रिकॉर्ड भी रख रहा है। तो इस तीनों की वजह से हम बोलेंगे ये सिस्टम जो है ना क्वालिटी मैनेजमेंट का हमारे पास हमारी फर्म में हमने क्रिएट कर लिया, और उसको जो है ना आप डिज़ाइन भी हमने कर लिया, इम्प्लीमेंट भी कर लिया और ऑपरेट भी कर लिया। तो इन तीन वर्ड का मैंने मतलब समझाने के लिए बेसिकली बहुत ही इसमें एक बड़ा सा मैंने एग्जांपल भी बनाया था, बहुत बड़ा केस स्टडी बनाई है बेसिकली इस पे। पहले मैं सारे कवर करूँगा, फिर उस केस स्टडी को डिस्कस करूँगा कि उसको जो है ना उसका हमारे पास क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस स्टैंडर्ड का स्कोप। ये बहुत यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है इस स्कोप में। अब इसके तहत ये इस स्टैंडर्ड का स्कोप है कि स्कोप का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड आया क्यों वजूद में, इसकी वजह से आया कि हमारे पास ये चीज़ें हो सकती है। अब जब ये आया उसके बाद ये बोल रहा है कि ये इसका ऑब्जेक्टिव है, जो पैरा नंबर 14 में डिस्कस किया गया है कि ये इसका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या बोल रहा है कि फर्म जो है ना डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करे ऑपरेटिंग सिस्टम, क्यों डिज़ाइन करे, ताकि हम जो है ना फर्म प्रोवाइड करे रीजनेबल एश्योरेंस के हम फर्म और उसके जितने भी पर्सनल हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करे अपनी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के थ्रू, अप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के थ्रू, और कंडक्ट करें इंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद सच स्टैंडर्ड एंड रिक्वायरमेंट। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि फर्म और उसके पर्सनल जितने भी टीममेट्स हैं वो प्रोफेशन स्टैंडर्ड और लीगल और रिक्वायरमेंट जहाँ अदर इथिकल रिक्वायरमेंट के तहत ही अपनी जो है ना सर्विस दे, यानी कि एश्योरेंस दे रीजनेबली। एक तो ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ये है कि जो इंगेजमेंट रिपोर्ट हम इशू करें फर्म के थ्रू वो अप्रोप्रिएटली हमारे पास उस सरकमस्टेंस में हो। मतलब ये है कि वो जो है ना सही तरह से हमें क्या हो, सही टू द पॉइंट ही हो। अगर हमारे बंदे जितने भी हैं वो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल लॉज एंड स्टैंडर्ड के थ्रू ही हमारे पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं, तो जो इंगेजमेंट की रिपोर्ट निकलेगी ना वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, अप्रोप्रिएट ही होगी। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल करने से दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है। तो ये स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, ये था हमारा बेसिकली इसका स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। अब चलते हैं इसके ऊपर जो इसमें मेन चीज़ें हैं इस स्टैंडर्ड के अंदर। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है ना इसमें डेफिनेशन बताइए सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है। तो उसके बारे में ये डेफिनेशन ये है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना, जब हम एक सिस्टम होता है जिसकी वजह से क्वालिटी हमें, ये तो इतना तो हमें पता है। अब ये जो सिस्टम है ना जब ये ऑपरेट होगा तो ये कंटिन्यू बेसिस पे ऑपरेट होगा। ऐसा नहीं है कि हमने बस स्पेसिफिकली 2-3 महीने जो है ना ये सारी चीज़ें की फिर उसके बाद वो करना बंद कर दिया। बट एक बार हमने सिस्टम क्रिएट किया ना उसके बाद जो है ना ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको कंटिन्यू बेस पे भी इम्प्लीमेंट करे और ऑपरेट करे, और जो है ना अल्टरनेट मैनर की तरह करे। इसका मतलब ये है कि सिस्टम would work continuously and keep changing according to firm environment, client, risks, and engagements. It is not in one-time process, but an ongoing system that are regularly update and improve. ये हमारे पास पैरा नंबर 6 में लिखा हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर सिंपल इतना है कि हम जब ये सिस्टम क्रिएट करें इसका मतलब ये है नहीं कि पर उसके बाद उसमें चेंजेस नहीं करें। जैसे जैसे हमारे पास न्यू क्लाइंट आ जाएंगे और फर्म का इन्वायरमेंट चेंज होता रहेगा, न्यू रिस्क अराइज होंगे, और फिर न्यू इंगेजमेंट आएंगे उसके बेसिस न्यू रिस्क अराइज होंगे। तो उसके बेसिस पे हमें अपने जो है ना सिस्टम को भी रेगुलरली अपडेट करना है और इम्प्रूव करना है। अच्छा, अब ये हो गया। अब एक क्वालिटी सिस्टम में जो है ना कितने कंपोनेंट होने चाहिए। अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एड्रेस फॉलोइंग 8 कंपोनेंट। एक ये 8 कंपोनेंट होते हैं इस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। सबसे पहला कंपोनेंट है फर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। दूसरा है गवर्नेंस एंड लीडरशिप, रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, acceptance continuous of client relationship in specific engagements, engagement performance or resources, information communication, monitor and remediation process। तो ये 8 कंपोनेंट हो गए एक क्वालिटी के कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम में। ये बेसिकली कंपोनेंट की डिटेल भी पैरा नंबर 6 में ही मेंशन है। अब ये 8 कंपोनेंट यानी कि पहले मैंने रीड करा, ये बीच वाली लाइन मैंने छोड़ दी। अब ये इस
इसलिए मैंने बीच वाली लाइन छोड़ दी, क्योंकि इस लाइन में ये मेंशन है कि जो 8 कंपोनेंट है ना, ये कोई स्टेप वाइज नहीं है, मतलब कि ये पहले कंप्लीट होंगे तो फिर ये आएगा, या ये कंप्लीट होगा तो फिर ये आएगा, ऐसा नहीं है। ये आठों के आठों जो है ना एक दूसरे के साथ लिंक है। ये क्वालिटी के आठों कंपोनेंट जो है ना लिंक है, इसको एग्जांपल से भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो इसलिए स्टैंडर्ड में वो लिखा हुआ है, द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डज नॉट वर्क इन अ फिक्स स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस, all part of the system are connected with each other. If any one area become weaker, अगर कोई weaker बन जाता है कोई भी area, it may affect overall audit quality, सारा हमारा क्वालिटी खराब हो जाएगी ऑडिट की। अब इसके लिए मैंने एग्जाम्पल में मेंशन यहाँ पर क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल वीक लीडरशिप में रिजल्ट और एथिकल कल्चर। अगर हमारा पार्टनर ही जो है ना सही से हमें गाइड ही नहीं कर रहा, यानी कि ना रिव्यू कर रहा है प्रॉपरली, ना ही बाकी चीज़ें कर रहा है, तो इसकी वजह से ना पुअर कल्चर पैदा होगा एथिकल, और लेक ऑफ रिसोर्सेज भी होगा, में रिड्यूस क्वालिटी ऑफ द आउटवर्क, हमारे पास बंदे भी कम हो जाएंगे। देयरफॉर द ऑल कंपोनेंट वर्क टुगेदर इन वन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो एक कंपोनेंट की वजह से हमारा लीडर अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हमारे पास खराब हो गई, और हमारी एश्योरेंस रिपोर्ट भी है ना वो उस पर भी इम्पेक्ट आ गया। ये बेसिक था इसका सिस्टम का, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और जो है ना उसको कैसे ऑपरेट करना है, ये बेसिकली ये पे रहा था ऑपरेट के बेस पे। ये जो है ना हमें कंप्लीट जब सिस्टम बने उसको एक टाइम बस ऑपरेट नहीं करना, थ्रू द ईयर हमें इसको देखना है, और इस पर कोई अपडेशन वगैरह आ रही है हमारे इन्वायरमेंट और क्लाइंट के रिस्क के बेसिस पे, तो हमें वो करनी है। फिर उसके बाद जो ये 8 कंपोनेंट है ये एक दूसरे के साथ लिंक है, ये पैरा नंबर 6 में लिखा हुआ है। अब जो है ना, अब जब हम ये सिस्टम बनाएंगे, तो इसकी जो बनाने का मेथड है ना, वो इसने थोड़ा सा यहाँ पर गाइड किया है पैरा नंबर 8 में। ठीक है, पैरा नंबर 7 और 8 में जो है ना इसने बनाने का जो स्ट्रक्चर है ना वो इसने बताया है कि ये कैसे बनाएं, इसका अप्रोच क्या होनी चाहिए बनाने की, डिज़ाइन करने की। तो इसलिए जो है ना इसने यहाँ पर लिखा है, दिस स्टैंडर्ड रिक्वायर द फर्म टू अप्लाई रिस्क बेस्ड अप्रोच in designing, implementing and operating the component of system of quality management। अब ये क्या चीज़ है रिस्क बेस्ड अप्रोच, इसको जो है ना रिस्क बेस्ड अप्रोच को इसने पैरा नंबर 8 में मेंशन किया है कि रिस्क बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या है। अब रिस्क बेस्ड का क्या नाम है अप्रोच का मतलब ये है कि इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। जब भी हम सिस्टम डिज़ाइन करें तो उसमें ये 3 स्टेप फॉलो करें क्वालिटी के ऊपर। अब 3 स्टेप कौन सी, सबसे पहले हम क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड हम रिस्क को असेस और आइडेंटिफाई करें, तीसरा जो है ना उसके रिलेटेड हम रिस्पॉन्स हम क्या करें, डिज़ाइन करें। अब इसका एग्जांपल क्या है, हमारे फर्म में क्वालिटी के रिलेटेड हमने एक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया कि ऑल ऑडिट एंगेजमेंट शुड बी परफॉर्म बाय द स्टाफ हैविंग सफिशिएंट इंडस्ट्री नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये हमारा पास एक ऑब्जेक्टिव है। अब इस ऑब्जेक्टिव की हमारे पास फुलफिल करने के लिए हमारे पास इस ऑब्जेक्टिव में क्या रिस्क निकल सकता है, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। हमारे पास एक क्लाइंट आया, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, यानी कि बैंक आ गया है, जिसमें से हमारे पास जो है ना, तो बैंक के केस में क्या होता है कि हमारे पास बैंक का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, इसकी जो फाइनेंशियल क्या नाम है ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है ना। ठीक है, और दूसरा ये है कि जब बैंक्स का हम ऑडिट करते हैं तो इसकी बहुत सारे ब्रांचेस वगैरह भी होती है, इसकी वजह से हमें स्टाफ भी ज़्यादा होता है। तो इस केस में अगर हम बैंक का ऑडिट करें तो इसमें क्वालिटी के 2 हमारे पास रिस्क आ सकते हैं। सबसे पहला रिस्क ये है कि हमें ये हमारा हमने जो वहाँ पर इंडिविजुअल सेंड किए हुए हैं ना, यानी कि ऑडिट के लिए हम भेजेंगे, तो उसमें रिस्क ये है कि उनके पास जो है ना इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कॉम्प्लेक्स जो है ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की ट्रांजेक्शन्स के थ्रू की, यानी कि जो बैंक्स में ट्रांजेक्शन हो रही है उनके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, जिसकी वजह से ना हमें ये लगेगा कि जो प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे ना वहाँ पर इनकरेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ऑडिट की कंक्लूजन जो है ना वो सही निकलेंगी नहीं। एक ये रिस्क आ गया कि उनके पास नॉलेज नहीं होगी,
जिसकी वजह से वो प्रोसीजर सही से अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरा इस केस में रिस्क ये है कि जो बैंक से ना वहाँ पर ज़्यादा बंदे चाहिए, तो हमारे पास इतने बंदे होंगे नहीं, शॉर्टेज होगी, क्योंकि मे बी बिजी, क्या नाम है, हमारे पास इतने बंदे हैं नहीं। तो इसमें जो है ना हमारे पास क्या है कि हम कम्प्लीटली अपना ऑडिट नहीं कर पाएंगे टाइम पे। तो ये हमारे पास रिस्क आ जाएगा इस केस में, अगर बैंकिंग कंपनी। अब इसका रिस्पॉन्स कैसे डिज़ाइन करेंगे? पहला रिस्क था हमारे पास कि हमारे पास जूनियर स्टाफ था जिसके पास इतनी क्या नाम है, नॉलेज नहीं थी कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जो बैंक पे होती है, जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि वो ऑडिट प्रोसीजर जो है ना वो गलत परफॉर्म करेंगे वहाँ पर, और जिसकी वजह से हमारा रिपोर्ट ख़राब हो सकता है। इस रिस्क को हम केटर कैसे करेंगे? हम जो है ना अपना एक एक्सपीरियंस मैनेजर और बैंकिंग के सीनियर जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं ना, वो असाइन कर देंगे अपर लेवल पे, जो जूनियर्स को बताएंगे, ताकि वो सही से प्रोसीजर्स अप्लाई कर सकें। दूसरा, हम उनको टेक्निकल ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, ताकि जो है ना वो सही से परफॉर्म कर सकते हैं हमारे पास जो ऑडिट है। और तीसरा, हम उसको करेंगे इंक्रीज रिव्यू प्रोसीजर इन हाई रिस्क एरिया, और अपने मैनेजर्स को बोलेंगे कि आप लोग जो है ना, जो इन्होंने काम किया है ना जूनियर्स ने, उनका रिव्यू जो है ना उस जगह पे ज़्यादा करो जो आपके हाई रिस्क एरियाज़ है। जैसे कि हमारे पास बैंकिंग के केस में हाई रिस्क एरियाज़ हमारे पास होता है जो एडवांसेस होते हैं। बैंक जो हमारे पास, बैंक ने कस्टमर से जो पैसे लिए होते हैं, या कस्टमर ने बैंक से कोई लोन्स लिए होते हैं, तो बैंक के लिए वो एडवांस है। एडवांस का मतलब बैंक के लिए एसेट है, क्योंकि कस्टमर ने लोन लिया है तो उस पर ईसीएल की वर्किंग और बहुत सारी चीज़ें बाकी होती हैं, तो इसलिए वो रिस्की एरिया होता है। तो वहाँ पर इस तरह के एरियाज़ पे जो है ना हम अपने मैनेजर्स को बोलेंगे कि ज़्यादा रिव्यू करें। ये पहला रिस्क को रिस्पॉन्स किया कि हमारे पास, उनके पास अगर नॉलेज नहीं है जो पर्सन ऑडिट पे जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक्सपीरियंस मैनेजर्स हायर कर लिए और सुपरवाइज़र, और उनको ट्रेनिंग दे दी। और मैनेजर्स को बोल दिया कि आप जो है ना जो हायर रिस्क वाले एरियाज़ है ना, उन पे आप जो है ना उसका रिव्यू ज़्यादा करो। दूसरा रिस्क आ गया हमारे पास शॉर्टेज थी एम्प्लॉयज़ की। तो उस सीन में हमारे पास क्या हम कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं टेम्परेरी स्टाफ, यानी कि किसी और फर्म से हम अपने फर्म में जो है ना बंदे हायर कर सकते हैं। अब ये टीम उस फर्म की नहीं होगी, ये हमारे टेम्परेरी स्टाफ हमेशा कंसीडर किया जाएगा, जो फर्म हायर कर रही है तो उसके फर्म का ही ये पार्ट बनेगा। तो इसकी वजह से हम अपनी शॉर्टेज को कम कर सकते हैं, हम टेम्परेरी स्टाफ हायर कर सकते हैं। या अगर हमें स्टाफ नहीं मिल रहा, तो जो ड्यू डेट है ऑडिट रिपोर्ट की उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और जो है ना हमारे पास ये दो चीज़ें हम कर सकते हैं। या अपने वर्क को जो है ना वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर लें, यानी कि इस तरह से हमारा मैनेजर वर्क को डिज़ाइन करे कि इतने ही बंदे, शॉर्टेज वाले बंदे ही उस विद इन टाइम में ही कर पाएँ। तीन ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम टेम्परेरी स्टाफ जो है ना हायर कर लेंगे, या डेडलाइन इंक्रीज कर लेंगे, या तो अपना वर्क जो है ना ज़्यादा कर देंगे, फिर हमें टाइम भी वहाँ पर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये इस तरह से ये रिस्क जो है ना ख़त्म हो सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पर। इस अगर ये हमने रिस्पॉन्स अप्लाई किए तो फिर क्वालिटी हमारी सही हो जाएगी। ये बेसिकली पैरा नंबर 8 में एग्जाम्पल्स मेंशन नहीं है, सिर्फ ये तीन चीज़ें मेंशन है कि क्वालिटी के ऑब्जेक्ट होने चाहिए, उसके बाद उसमें उन ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे हमें ये देखना है कि ऑब्जेक्टिव में कौन से क्वालिटी के रिस्क हो सकते हैं, फिर उसको कैसे हमें क्या नाम है रिस्पॉन्स करना है। अब आते हैं, ये हमने सारा कुछ पढ़ लिया। अब हमारा मेन बात है कि अगर हम एक फर्म क्रिएट कर रहे हैं ना, इस फर्म में हम ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे लगाएं एज ए एंगेजमेंट पार्टनर। तो उसके लिए आईएसक्यूएम 1 में हमारे पास पैरा नंबर 19 है ना, ये गाइड करता है कि एक एंगेजमेंट में जहाँ पार्टनर, मैनेजिंग पार्टनर जो है ना, वो अपनी फर्म में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे क्रिएट करे। तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स बताता है कि क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए। अच्छा, अब ये डिज़ाइनिंग के लिए इसने तकरीबन 5 चीज़ें मेंशन की हैं कि ये 5 चीज़ें देखनी चाहिए। फिर उसके बाद भी ये बोलता है कि फिर भी प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करनी चाहिए। अब ये 5 चीज़ें कौन सी हैं, इसके लिए ये बोल रहा है, फर्म मस्ट डिज़ाइन एंड ऑपरेट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अकॉर्डिंग टू फर्म साइज। ये देखिए फर्म कितनी बड़ी है, नेचर ऑफ क्लाइंट, किस तरह के क्लाइंट है, और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंगेजमेंट, किस तरह की उसके पास एंगेजमेंट्स है,
और उसमें कौन कौन से रिस्क होते हैं क्वालिटी के। फिर उसके बाद हमारे पास स्टाफ कितना है और हमारी ऑफिसेस कितनी है। तो ये 5 चीज़ें देख के हम जो है ना अपना सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। फिर उसके बाद भी ये बोल रहा है while डिजाइनिंग दिस सिस्टम फर्म मस्ट यूज प्रोफेशनल जजमेंट, दिस मीन दैट मैनेजमेंट मस्ट, ये मैनेजमेंट कौन सी, ये फर्म की मैनेजमेंट बोल रहा है, ये क्लाइंट की मैनेजमेंट नहीं की बात नहीं हो रही। Must carefully think about the what control policies and procedures are necessary to maintain audit quality. Governance and leadership component of the system of quality establish the environment that support design, implement, and operate a system of quality management. ये 5 चीज़ें देखने के बाद भी हमें प्रोफिट जजमेंट अप्लाई करनी है और मैनेजमेंट को, जो फर्म की मैनेजमेंट यानी कि मैनेजिंग पार्टनर को ये भी देखना है कि कौन से कंट्रोल हमें और पॉलिसीज़ लगाने चाहिए। और जो गवर्नेंस एंड लीडरशिप हमारे पास क्या है, वो एक कंपोनेंट है ना हमारा, वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जो ना सपोर्ट करे डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेशन ऑपरेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट को। तो ये बेसिकली डिज़ाइन के ऊपर था हमारे पास सब कुछ कि ये डिज़ाइन कैसे करें। सबसे पहले जो है ना हमें ये 5 चीज़ें देखनी है डिज़ाइन के लिए। उसके बाद प्रोफेशनल जजमेंट अपनी लगानी है। फिर उसके बाद हमें देखना है कौन से प्रोसीजर्स और कंट्रोल्स हमें प्लेस करने हैं और हमारा क्या गवर्नेंस और लीडरशिप जो है ना वो क्वालिटी मैनेजमेंट इस्टेब्लिश करने में सपोर्टिव है कि नहीं है। तो ये चीज़ें देखने के बाद ही क्वालिटी सिस्टम डिज़ाइन किया जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना आपने सबसे पहले क्वालिटी ये देखा कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। फिर उसके बाद हम आए कि उसको डिज़ाइन कैसे करें। अब तीसरी बात आती है इस स्टैंडर्ड में कि इस जो है ना क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कंप्लीट सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। अब इसके तहत ना पास पेपर में एक क्वेश्चन भी आया है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। अब स्टैंडर्ड इसमें पैरा नंबर 20 में जो है ना 3 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस करता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास उस सिस्टम की। दूसरी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि इन कंपोनेंट में से किसी एक कंपोनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या पता हो वो जो है ना रिलेवेंट इथिकल रिक्वायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले वो बंदा, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्स प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, या मॉनिटरिंग खुद करे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरह से मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सारे सिस्टम की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। दूसरा है ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि मैंने सिस्टम को चलाएगा कौन, ऑपरेट कौन करेगा। फिर कुछ स्पेशल एस्पेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जो मैंने ये बताया कि इन स्पेशल 8 कंपोनेंट में किसी भी एक कंपोनेंट में हमारे पास उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें स्टैंडर्ड ने मेंशन किया है कि कंप्लायंस इंटरनेट डिप्लॉय इसके तहत कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या मॉनिटर या रेमिडिएशन प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। अब स्टैंडर्ड में जो है ना ये अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस करने के लिए ना एप्लीकेबल पैरा नंबर 35 में एक जो है ना स्केलेबिलिटी का जो है ना कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है। उसके बेस पे मैंने एक एग्जांपल भी बनाई है कि ये स्केलेबिलिटी क्या चीज़ है। तो हमारे पास क्या है कि ये ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यहाँ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि दो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस भी पर्सन को मिले उसके लिए गाइडेंस इसने पैरा नंबर 21 में मेंशन किया है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसको मिलेंगी, उसकी क्राइटेरिया क्या है। तो इसलिए बोला इन असाइनिंग द रोल द फर्म शैल डिटरमाइन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल को जो रोल ऊपर में यानी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है या ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है फर्म, ये रोल असाइन करने से पहले जो है ना ये चीज़ें उसमें ज़रूर देखेगा। हैव अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, उसके पास एक्सपीरियंस है जो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। उसके बाद नॉलेज है, इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि मैनेजर को अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी फिर तो ये इन्फ्लुएंस कर ही नहीं पाएगा पार्टनर के ऊपर, तो ये भी देखना पड़ेगा। उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास सफिशिएंट टाइम है कि टाइम दे के चेक कर पाएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करवाएगा। उसके बाद जो है ना अपने जो असाइन रोल है उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा और उसके रिलेटेड अकाउंटेबल यानी कि जो उसके दिया गया है उस वो फुलफिल कर पाएगा कि नहीं। मेन चीज़ें
पहली वाली लाइन है, दूसरी वाली लाइन नहीं है। यानी कि उसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, इन्फ्लुएंस या अथॉरिटी होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट उसके बाद टाइम होना चाहिए ताकि सारी चीज़ें देख सके। अब उसके तहत ना पैरा नंबर एक एप्लीकेबल पैरा नंबर 35 में जो है ना एक स्केलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया गया है। उसमें उसने दो केसेस बताए हैं। वो दो केस ये है कि अगर तो हमारी फर्म कॉम्प्लेक्स है, और अगर तो हमारी फर्म यानी कि लेस कॉम्प्लेक्स है, और दूसरे में मोर कॉम्प्लेक्स का मतलब है बड़ी फर्म, लेस कॉम्प्लेक्स का मतलब है छोटी फर्म। अगर तो छोटी फर्म में जिसमें पार्टनर ही दो तीन है, तो उसमें जो है ना अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो हमारे पास एक ही पर्सन के पास होगी, जो मैनेजिंग पार्टनर होगा, जिसने फर्म बनाई है। और वही जो है ना उसके बाद ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। ठीक है, यानी कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही पर्सन के पास होगी, क्योंकि फर्म का जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी इतनी नहीं है। जैसे कि वो खुद ही जो है ना इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट भी देखेगा, मॉनिटरिंग रिकमेंडेशन प्रोसेस भी वो खुद देखेगा, सारा कुछ वो देखेगा। कि होते हैं तीन छोटे फर्म्स में तीन चार पार्टनर्स होते हैं, तो इसलिए जो है ना वो फिर तीन चार पार्टनर्स में अलग अलग जो है ना उनकी सिटी के बेसिस पे अलग फर्म में जो है ना अलग पार्टनर होता है, इसलिए जो है ना एक ही मैनेजिंग पार्टनर को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है सारी। बट इन केस अगर बड़ी फर्म है जैसे कि बिग फोर हो गई, इसमें मल्टीपल लीडरशिप की लेवल्स होती हैं, तो उसके तहत जो है ना इनके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसके लिए इस लाइन को समझने के लिए मैंने एक जो है ना एग्जांपल बनाई है कि अगर कॉम्प्लेक्स फर्म हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें और किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड की जाती है। अब कॉम्प्लेक्स फर्म में जो है ना तीन तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, यानी कि लेयर्स होते हैं। एक लीडरशिप स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बोर्ड होता है, फिर स्पेशलाइज रोल होते हैं। अब ये क्या चीज़ें हैं? लीडरशिप स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या हो जाता है, क्या है मैनेजिंग पार्टनर। मैनेजिंग पार्टनर का मतलब है जो फर्म का मैनेजिंग पार्टनर है ओवरऑल स्ट्रेटेजी। इसका एग्जांपल ये है कि केपीएमजी का एक मैनेजिंग पार्टनर होगा जो यूके या किसी और कंट्री में जो यहाँ पर जो हेड ऑफिस है केपीएमजी की, वहाँ पर जो है ना वो मैनेजिंग पार्टनर होगा, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होगी। फिर उसके बाद दूसरे पार्टनर्स आ जाते हैं रीजनल पार्टनर्स, जैसे कि पाकिस्तान में अलग से मैनेजिंग पार्टनर होगा, इंडिया में अलग से होगा, इसी तरह अलग अलग मुल्क में होंगे। फिर इनके नीचे आते हैं हेड ऑफ पार्टनर्स, यानी कि ऑडिट सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है उसका हेड पार्टनर आ जाएगा, टैक्स सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका हेड पार्टनर आ जाएगा। तो इस तरह से मल्टीपल लेयर्स होती हैं। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बोर्ड होता है। इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बोर्ड का मतलब ये है कि ये जो है ना रिव्यूअर बोर्ड होता है, जो ये चेक करता है कि जो हमने अदर कंट्रीज या अदर रीजनल में हेड ऑफिस ने उनमें हमारे फर्म की जो स्ट्रेटेजी मैनेजिंग पार्टनर ने बनाई है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही, वो इन ओवरसाइट बोर्ड का काम होता है। तो यहाँ पर तकरीबन रिटायर्ड पार्टनर्स होते हैं, या कोई एक्सटर्नल जो है ना एक्सपर्ट भी हायर किए जाते हैं यहाँ पर, जो रिव्यू करते हैं क्वालिटी ऑडिट्स के और रिस्क रिलेटेड मैनेजिंग सिस्टम के थ्रू जो रिस्क हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद वो रिकमेंडेशन देते हैं पार्टनर को। फिर उसके बाद स्पेशलाइज रोल आ जाते हैं, जैसे कि टेक्निकल पार्टनर होता है, क्वालिटी पार्टनर होता है। टेक्निकल पार्टनर बेसिकली ये ट्रेनिंग के लिए होता है कि अगर आईएफआरएस की कोई न्यू स्टैंडर्ड आ गया तो इसके रिलेटेड ये ट्रेनिंग देगा। इसी तरह एथिकल पार्टनर होगा तो एथिकल रिक्वायरमेंट में कोई चेंजेस आ गई या कैसे इंडिपेंडेंट रहना है उसके लिए ये जो है ना अपनी मशवरे देता है। इसी तरह से क्वालिटी का पार्टनर हो जाएगा जो रिव्यू के बेसिस पे मशवरे देता है। तो ये डिफरेंट तरह के बड़ी फर्म में लेयर्स होते हैं, तो इसमें अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के कोई नहीं मिला। नॉर्मल जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो स्मॉल फर्म के फेस में दो पार्टनर थे, तो उसमें जो है ना हमारे पास क्या है कि किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए या मैनेजिंग पार्टनर को या साइड पार्टनर को, किसको देनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड में वर्ड लिखा है कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ एग्जीक्यूटिव या मैनेजिंग पार्टनर को ही देनी चाहिए फर्म के। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास एक पैरा नंबर 22 में ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है जो जो है ना ज़रूरी है। वो ये है कि जिसके बाद ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना सिस्टम की, उसकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए मैनेज जिसके पास अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि इन दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन गैप नहीं आए। तो इसलिए पैरा नंबर 22 में इसने एक लाइन लिखी हुई है, द फर्म शैल डिटरमाइन दैट इंडिविजुअल असाइनिंग ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके बाद ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी है वह डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन टू द इंडिविजुअल असाइंड अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अकाउंट सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। तो उसके साथ डायरेक्ट इसकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए।
अच्छा, ये एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिलेटेड जो है ना स्टैंडर्ड में जो चीज़ें लिखी हुई थी उसको डिस्कस किया। अब इसके ऊपर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है एक अल्फा एंड को लिमिटेड चार्टर्ड अकाउंट एक मीडियम साइज फर्म है जिसके पास 3 पार्टनर हैं और 60 प्रोफेशनल स्टाफ यानी कि ट्रेनीज हैं इनके पास। और ये स्ट्रेचरी ऑडिट भी करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इनके पास है, लिस्टेड कंपनी इनके पास है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज यानी कि एनपीओज वगैरह इनके पास है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी कि बैंक्स वगैरह भी इनके पास है। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर हमारे किसी पार्टनर ने तो जो ना रिव्यू किया, और सॉरी रिव्यू नहीं बट हमारे पास एक फर्म एक्सपीरियंस रैपिडली ग्रोथ एंड एक्सेप्ट, एक फर्म ने जो है ना एक फार्मास्यूटिकल यानी कि न्यू क्लाइंट का ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, बट मैनेजिंग पार्टनर ने जब रिव्यू किया तो उसको जो है ना ये 5 तरह के मसले नज़र आए। फिर हमें उसने बोला, फिर मैनेजिंग पार्टनर ने जो है ना, अब बेसिकली इसमें हमें बताना ये है कि इन 5 मसलों में क्वालिटी के रिस्क कौन से हैं, फिर उन रिस्क को जो है ना रिस्पॉन्स कैसे करना है। अब ये 5 मसले क्या हैं? सबसे पहला मसला है कि इनकम्प्लीट ऑडिट डॉक्यूमेंट इन सम एंगेजमेंट, यानी कि जब इसने देखा रिव्यू किया एंगेजमेंट का कि एंगेजमेंट में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ही नहीं लगे हुए थे, यानी कि रिपोर्ट तो इशू कर दी थी बट उसके जो एविडेंस है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो उसमें फाइल में मौजूद ही नहीं थे। और ये भी देखा जो अदर पार्टनर है ना, यानी एक तो ये मैनेजिंग पार्ट खुद है, दूसरे तो 2 पार्टनर हैं वो डिले करते हैं हमारे पास क्या है रिव्यू करने में, रिव्यू ही नहीं करते टाइम बेसिस पे। ये 2 मसले आ गए। तीसरा उसने ये देखा कि जहाँ पर उन्होंने इंस्टेंट वेयर द स्टाफ और असाइन टू एंगेज विदाउट किसी, अच्छा इसका तीसरा मसला उसने ये देखा कि स्टाफ को ना ये नहीं देखा जाता था कि इसके पास एक्सपर्टीज है उस इंडस्ट्री के, नहीं बस डायरेक्ट इसको जो है ना कुछ बगैर सिखाए हुए उसको सेंड किया जाता था उस क्लाइंट पे। तो ये एक भी एक मसला है, 3 मसले हो गए। चौथा मसला इसने देखा कि वो जो है ना इंडिपेंडेंस के ऊपर उनके पास कोई भी मॉनिटरिंग प्रोसेस ही नहीं है, कोई इनके पास कोई प्रोसेस ही नहीं है कि हम कि इस क्लाइंट, क्योंकि इनके पास लिस्ट क्लाइंट भी हैं तो लिस्ट क्लाइंट के केस में तो बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या हो जाएगी लीगल इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट आ जाती है अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ एथिक्स। बट ये कोई भी मॉनिटर करने वाला कोई बंदा ही नहीं है इनके पास। ये 4 तरह के हमारे पास मसले आ गए। पांचवा मसला ये है कि कुछ पर्सन्स जो है ना उनके पास नॉलेज ही नहीं है कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग के रिलेटेड, जैसे कि इम्पेयरमेंट हो गया, हमारे पास रेवेन्यू रिकग्निशन हो गया अकॉर्डिंग टू IFRS 15, तो इस जहाँ लीज बाय बैक हो गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू IFRS 16। इस तरह के मुख्तलिफ जो है ना अकाउंटिंग मसलों के बारे में उनके पास नॉलेज ही नहीं है, और कंसल्टेशन वगैरह का कोई प्रोसेस नहीं है। मतलब कि एक पर्सन के बारे में अगर नॉर्मली ऐसा होता है कि फर्म में अगर एक पर्सन के पास नहीं है नॉलेज तो एक कंसल्टेंट डिपार्टमेंट होता है जो रिसर्च करता है IFRS के ऊपर, फिर जो है ना वो पर्सन उसके पास जाके उससे कंसल्ट कर सकता है। ये कंसल्टेशन वाला सिस्टम ही नहीं है इस फर्म में। तो ये 5 मसले मैनेजिंग पार्टनर को पता चले। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट में ये है कि हम जो है ना इस फर्म के लिए ना एक क्वालिटी सिस्टम मैनेजमेंट क्रिएट करें। अब क्वालिटी मैनेजमेंट रिस्क क्रिएट करने के लिए ये आयजा ISQ 1 बोलता है रिस्क बेस्ड अप्रोच के बेसिस पे हम जो है ना क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना हम इन 5 मसलों में रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे कि इन 5 मसलों में क्वालिटी के कौन से रिस्क आ सकते हैं। फिर उसने बोला उसके ऑब्जेक्टिव सेट करो। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव तो अभी यहाँ पर जो है ना हमारा यही इसने मेंशन नहीं किया कि ऑब्जेक्टिव नॉर्मली फर्म्स का ऑब्जेक्टिव होता है क्वालिटी अच्छी हो, तो उसको तो हम स्केप कर सकते हैं। बट जो इस रिस्क है ना, इन रिस्क और रिस्पॉन्स में हम क्या प्रोसीजर पॉलिसी बना सकते हैं अपने फर्म में, वो इसको बता सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले जो है ना इस जो ये 5 मसले थे इनमें 5 तरह के रिस्क हैं डिफरेंट। सबसे पहले रिस्क जो है ना इंडिपेंडेंस का रिस्क है, जैसे कि लास्ट में हमने कोई इंडिपेंडेंस की कंफर्मेशन वगैरह मॉनिटरिंग नहीं होती तो इसकी वजह से ना हमारे पास रिस्क है, देयर इज अ रिस्क दैट स्टाफ मेंबर में पार्टिसिपेट इन ऑडिट एंगेजमेंट डिस्पाइट हैविंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट रिलेशनशिप विद क्लाइंट, यानी कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हो सकता है, उसके शेयर्स परचेज कर सकते हैं या उसका भाई होगा वहाँ पर CEO या CFO, या बिजनेस रिलेशनशिप होगा उसके साथ। तो इसका रिस्क है कि वो फिर जो है ना ये सेल्फ रिव्यू भी यहाँ पर थ्रेट, सॉरी सेल्फ फेमिलियरिटी थ्रेट आ सकता है, और जो हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी की प्रिंसिपल को ब्रीच करे। तो ये वाले रिस्क यहाँ पर आइडेंटिफाई हो सकते हैं इंडिपेंडेंस के।
अच्छा, दूसरा कॉम्पिटेंसी का रिस्क, जैसे कि यहाँ पर बताया था कि स्टाफ को ऐसे ही सेंड किया जाता है विदाउट उसको देखा कि उस स्पेशल उस इंडस्ट्री का उसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो इसलिए बोल रहा है देयर इज रिस्क इज एंगेजमेंट टीम में लेक सफिशिएंट टेक्निकल नॉलेज रिगार्डिंग टॉपिक्स अकाउंटिंग इंडस्ट्री रेगुलेशंस। तो उसके पास नॉलेज नहीं, तो उसके लिए हमारे पास ये भी रिस्क इसमें आ सकता है। फिर जो है ना, इसका रिस्क का क्या हो, इस रिस्क की वजह से हो क्या सकता है, अगर उसके पास नॉलेज नहीं होगा तो सही से प्रोसीजर अप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर प्रोसीजर अप्लाई नहीं कर पाएगा तो एविडेंस हमें नहीं मिलेगा, जिसकी वजह रिपोर्ट भी हमारी सही नहीं बनेगी। अच्छा, उसके बाद जो है ना, तीसरा रिस्क इसमें क्या है कि देयर वे रिस्क द ऑडिट फाइल में नॉट बी प्रॉपर्ली रिव्यूड बिफोर इशूंस ऑफ द रिपोर्ट। तो ये वाला भी इसमें रिस्क आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो है ना डिले होता था, रिव्यू रिव्यू बहुत रिव्यू डिले होता था। तो इसमें हमारे पास रिस्क ये हो सकता है कि कुछ ऐसी फाइल्स होगी जो विदाउट रिव्यू पे ही उसकी ऑडिट रिपोर्ट जो है ना क्लाइंट को दी गई हो, किसी ने रिव्यू ही नहीं किया होगा उसका। अच्छा, पांचवा रिस्क इसमें कंसल्टेंसी का है। कंसल्टेंसी के लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं है, जिसकी वजह देयर इज अ रिस्क दैट कम्प्लेक्स मैटर मे बी रिजॉल्व विदाउट अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन विद टेक्निकल एक्सपर्ट। हमें पता ही नहीं चलेगा कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, फिर उसकी वजह से हमारा अल्टीमेट जो है ना ऑडिट का जो है ना ऑब्जेक्टिव उस क्वालिटी का फुलफिल होगा ही नहीं। तो ये 5 रिस्क हैं। अब इन 5 रिस्क के सॉरी 4 रिस्क हैं, इन 4 रिस्क के तहत जो है ना हम प्रोसीजर डिज़ाइन करेंगे कि क्वालिटी के कौन से हम ऑब्जेक्टिव या प्रोसीजर डिज़ाइन करें ताकि ये 4 रिस्क खत्म हो सके। सबसे पहले इंडिपेंडेंस का रिस्क को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारा रिस्क है इंडिपेंडेंस का रिस्क। इसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा अपने। अब इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग सिस्टम का मतलब ये है कि हमने एक सर्वर क्रिएट करना है जिसमें जो है ना सारे क्लाइंट हो हमारे, उनके नाम सारे हो। फिर जो है ना, जो भी बंदा अगर किसी क्लाइंट पे जा रहा है तो इसको एक चेक जो है ना एक्सेल फाइल या इस तरह की कोई टेम्पलेट उनको शेयर किया जाए। फिर उसको बताया जाए कि आप मतलब कि पूछा जाए उससे कि आपका आपके पास इस क्लाइंट रिलेटेड इसके कोई शेयर्स वगैरह तो नहीं है, या इसके में इसमें आपका कोई फैमिली या पर्सनल रिलेशनशिप तो नहीं है आपकी किसी पर्सन फैमिली मेम्बर का, या अपने दादा या भाई या किसी किसी का भी किसी जानने वाले का। तो वो उसमें वहाँ पर मेंशन होना चाहिए, और उसके लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए हम। अच्छा, फिर जो है ना ऑल पार्टनर एंड एम्प्लॉयज वर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिटन इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन कंफर्मेशन कंप्लायंस एथिकल रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर ये क्या प्रोसेस बता रहा है कि सारे के सारे पार्टनर ये एक सिस्टम बना लिया जो है ना एक्सेल फाइल उसको दे देगा। फिर उस एक्सेल फाइल के तहत ये सारे के सारे अपने एम्प्लॉयज़ और पार्टनर है ना, अपने जो है ना उनको जो फाइल गई है उसको फिल करके जो कंप्लायंस करेंगी एथिकल रिक्वायरमेंट जो आईकेएम ने इशू की है उसके तहत वो फाइल बनेगी ना, तो उसको फिल करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, एक एचआर डिपार्टमेंट का सिस्टम होगा जो बेसिकली असाइन ही इसके लिए होगा कि वो चेक करेगा कि जो उन्होंने फिल किया हुआ है चीज़ें उसके तहत कोई रिस्क तो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। तो इसलिए जो है ना ये एचआर इसको एनालाइज करेगा। तो बिफोर असाइनिंग स्टाफ टू एनी एंगेजमेंट एचआर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट परफॉर्म इंडिपेंडेंस चेक करेगा थ्रो सेंट्रलाइज जो हमने सिस्टम बनाया था वो उसकी एक्सेस के पास होगी डेटाबेस टू आइडेंटिफाई एनी फाइनेंशियल रिस्क जो उन्होंने फिल किया है, उन्होंने फिल करके दिया होगा। तो एचआर उसको रिव्यू करेगा कि फाइनेंशियल रिस्क तो क्रिएट नहीं हो रहा, फैमिलिटी रिलेशनशिप तो क्रिएट नहीं हो रहा किसी करंट एंगेजमेंट की तरह या प्रीवियस एंगेजमेंट पे ऑडिट क्लाइंट के साथ। तो एचआर उसको रिव्यू करेगा। फिर उसके बाद जो है ना हम प्रोडक्टली ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, प्रोडक्ट क्या नाम है प्रोडक्टली के, जिसमें हम एजुकेट करें अपने स्टाफ को रिगार्डिंग एथिकल रिक्वायरमेंट और प्रोबेटेड रिलेशनशिप सेफगार्ड नेसेसिटी टू मेंटेन इंडिपेंडेंस। तो ट्रेनिंग भी दे सकते हैं उनको। तो ये 3 प्रोसीजर हम अप्लाई करके इंडिपेंडेंस के रिस्क को ख़त्म कर सकते हैं। अब दूसरा रिस्क हो गया कॉम्पिटेंसी का। कॉम्पिटेंसी का रिस्क कैसे ख़त्म कर सकते हैं हम, उसके लिए हमारे पास उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने फर्म में जो है ना एक कॉम्पिटेंसी एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा। अब इस प्रोग्राम का क्या मतलब है, सेम यहाँ पर भी एचआर को असाइन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर इंडिपेंडेंस के लिए एक फॉर्म क्रिएट किया था, यहाँ पर भी फॉर्म इशू किया जाएगा सब क्या नाम है पर्सनस को, जहाँ पर वो अपनी नॉलेज वहाँ पर यहाँ पर तो इंडिपेंडेंस के रिलेटेड फॉर्म में चीज़ें मेंशन थी, एक उसी फॉर्म में उसके नॉलेज उसके बाद ये भी उस पर मेंशन किया जाएगा कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितना आपको ईयर्स हो गए हैं। तो वो चीज़ें मेंशन की जाएगी, टेक्निकल एक्सपर्टीज के पास क्या है उस इंडस्ट्री के थ्रू, नॉलेज क्या है उसके पास, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है रिलेवेंट ऑडिट।
ऑपरेशंस के क्लाइंट ऑपरेशंस के थ्रू, यानी कि प्रायर टू असाइनिंग पर्सनल टू एंगेजमेंट मैनेजमेंट यानी कि एचआर एवल्यूट विद team member possesses adequate technical knowledge, expertise, industry knowledge and practical experience relevant to the client operations. फिर हम जो है ना उस अगर तो फॉर स्पेशलाइज इंडस्ट्री जैसे कि फार्मास्यूटिकल का हमने अभी किया वैसे तो वो हो गया, या फाइनेंशियल इंडस्ट्री बैंक्स वगैरह हो गया, फर्म जो है ना एक्सपीरियंस मैनेजर और पार्टनर हायर करे जिसके बाद रिलेवेंट एक्सपर्टीज हो उस सेक्टर के थ्रू। फिर उसके बाद जो है ना मैंडेटरी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दे सकते हैं रिलेटेड टू आईएफआरएस, ताकि उसकी नॉलेज हमारे टीममेट्स की बढ़ जाए। उस अब ऑडिट स्टैंडर्ड के तहत भी हम क्या नाम है ये प्रोग्राम हो सकता है, टैक्सेशन लॉ के तहत भी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के तहत भी। अच्छा, उसके बाद जो है ना हम अपने जिन स्टाफ्स के पास एक्सपीरियंस नहीं है, अब ज़रूर नहीं इन सारी चीज़ों से हमें सब एक्सपीरियंस पर्सन मिल जाएंगे, बट कुछ लेक ऑफ एक्सपीरियंस भी होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे एडिशनल सुपरविजन करेंगे और मॉनिटरिंग और टेक्निकल सपोर्ट उनको देंगे, ताकि जो है ना हमारा रिस्क मिटिगेट हो जाए। फिर कॉम्प्लेक्स एरियाज जैसे कि एम्पेयरमेंट हो गया, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस हो गया, रेवेन्यू रिकग्निशन हुआ, इनके लिए जो है ना हम टेक्निकल वर्कशॉप भी क्या नाम है कंडक्ट कर लेंगे, ताकि जो हमारे टीम मेट है उनके पास कंप्लीट नॉलेज आ जाए। तो ये कॉम्पिटेंसी का रिस्क यहाँ से कैटर हो सकता है। इसी तरह से हमारे पास इंगेजमेंट परफॉर्मेंस रिस्क, जैसे कि यहाँ पर एक रिस्क का इंगेज परफॉर्मेंस का टाइमली रिव्यू नहीं होता था। अब इसके लिए जो है ना हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक डिटेल ऑडिट मेथोलॉजी जो है ना क्रिएट करनी पड़ेगी। अब डिटेल ऑडिट मेथोलॉजी का क्या मतलब है, एक स्टैंडर्डाइज जो है स्टेप वाइज प्रोसेस क्रिएट करना पड़ेगा अपने फर्म में, कि जब एक जूनियर पर्सन हो ना उसका रिव्यू सीनियर पर्सन करे उसके वर्किंग पेपर का, फिर उस सीनियर पर्सन का रिव्यू सुपरवाइजर करे, फिर सुपरवाइजर का रिव्यू असिस्टेंट मैनेजर करे, असिस्टेंट मैनेजर का रिव्यू मैनेजर करे, मैनेजर का रिव्यू फिर पार्टनर करे, फिर उसके बाद ही रिपोर्ट जाए। तो इस तरह की कोई हिरार्की हम अपने फर्म में क्रिएट कर लेंगे। तो इसलिए जो है ना सबसे पहले इसका प्रोसीजर ले ही लिखा हुआ है कि ऑडिट मेथोलॉजी वार स्टैंडर्डाइज थ्रू अ डिटेल ऑडिट मैनुअल completion checklist and document template as created to ensure the consistency across the engagement. Management firm require audit senior to review the working paper prepared by the junior staff, while manager review the sufficient judgment and risk assessment and conclusions reached by the engagement team. यानी कि मैनेजर जो है ना सीनियर्स जो है ना वर्किंग जूनियर्स के वर्किंग पेपर रिव्यू करे, और मैनेजर रिव्यू करे सिग्निफिकेंट जजमेंट और जहाँ पर रिस्क हो वो, और उसके बाद जो आरडीटी में जो भी कंक्लूजन की उनको रिव्यू करे। फिर हाई रिस्क एजिंग एंगेजमेंट या लिस्ट कंपनी के केस में हमें एक EQR भी रखना पड़ेगा जो इंडिपेंडेंट होना चाहिए टीम से, और वो परफॉर्म करेगा क्वालिटी यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिव्यू सिग्निफिकेंट मैटर बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट वाला शो, उससे पहले जो है ना उसका जो ऑडिट टीम ने काम किया है उसका रिव्यू करेगा। यानी कि इसमें सिंपल इसको इस रिस्क को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, हम एक ऑडिट मेथोलॉजीज क्रिएट कर लें, डिटेल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें, चेक लिस्ट क्रिएट कर लें, टेम्पलेट क्रिएट कर लें, जो है ना कंसिस्टेंसी अक्रॉस एंगेजमेंट बरकरार रखे। फिर सीनियर जो है ना जूनियर के वर्किंग पेपर को रिव्यू करने में टाइम स्पेंड करे, मैनेजर जो है ना रिव्यू करे सिग्निफिकेंट जजमेंट जहाँ पर टीम मेंबर्स ने अप्लाई की हुई है, फिर उसका रिव्यू करे, जहाँ पर रिस्क है उसका रिव्यू करे। फिर लास्ट में हमें अगर लिस्टेड कंपनी और हाई रिस्क इंगेजमेंट में हम क्या करें, एक EQR को हायर करें अपनी फर्म में, जो रिपोर्ट से पहले रिपोर्ट देने से पहले जो है ना अपनी जो हमने काम किया है उसका रिव्यू कर ले, तो इससे क्वालिटी यानी कि ज़्यादा हो जाएगी। अब चौथा रिस्क है कंसल्टेशन रिस्क। इसका मतलब कि हमारे डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ही नहीं था ना, जिससे अगर कॉम्प्लेक्स जो है ना अगर इश्यूज आए तो उसको हम उसको एडवाइस देने के लिए वो डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो इसको कैसे डील करेंगे, तो इसके लिए प्रोसीजर सबसे पहले हम जो है ना हम अपने फर्म में जो है ना कंसल्टेंसी यानी कि कंसल्टेशन के लिए एक पॉलिसी क्रिएट कर लें, जिसमें जो है ना हम क्या करें अपने टीममेट को बोलें कि आप जो है ना टेक्निकल सुपरवाइज़र या टेक्निकल स्पेशलिस्ट से आप कंसल्ट करें किसी भी कॉम्प्लेक्स या अनयूजुअल मैटर पे। अब कॉम्प्लेक्स मैटर का एग्जांपल ये है कि कोइन कंसेप्ट का अजम्पशन का मैटर हो गया, बिजनेस कम्बिनेशन का मैटर हो गया, इम्पेयरमेंट के इंडिकेटर हो गए, लिटिगेशन प्रोविजन हो गया, या हमारे पास इम्प्लीमेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया। तो पहला प्रोसीजर हमें क्या करना है हमारे फर्म में, फर्म implemented a formal consultation policy requiring engagement team to consult with technical specialists
वेयर दे इनकाउंटर्ड कॉम्प्लेक्स और यूजुअल मैटर। जब वो कॉम्प्लेक्स या यूजुअल मैटर करे तो उसके तहत जो है ना उसको स्पेशलिस्ट से क्या करे, कंसल्ट करे। फिर a dedicated technical department was established is established इसको was नहीं was established to provide guidance on difficult accounting और auditing issues के लिए एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर लें हम। फिर उसके बाद जो है ना हम देखें कि कंसल्टेशन इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रही है कि नहीं हो रही। उसके लिए पार्टनर जो है ना, engagement partner were prohibited far from issuing audit report। यानी मैनेजिंग पार्टनर इंगेजमेंट पार्टनर को बोले कि आप जो है ना रिपोर्ट इशू नहीं करें जब तक सिग्निफिकेंट मैटर्स जो है ना कंसल्टेंट टेक्निकल कंसल्टेंट से यानी डिस्कस ना किए गए और अप्रोप्रिएट रिजोल्व नहीं हो तब तक अपना रिपोर्ट जो है ना आप शेयर नहीं करें। फिर क्वालिटी मैनेजमेंट पार्टनर जो है ना, यानी कि मैनेजिंग पार्टनर periodically रिव्यू करे कि कंसल्टेशन रिकॉर्ड to verify compliance with firm policy and evaluate whether consultation were adequately performed and document। तो ये चौथा प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। तो ये तकरीबन एक क्वेश्चन आया तो 15 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इस पे ऊपर। तो उस तरह का क्वेश्चन बनाना है मैंने। उसके बाद जो है ना उसके रिस्क उसमें कौन से थे और उस रिस्क को कैसे ख़त्म करना है, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश की इस लेक्चर में मैंने।